मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, तरल की बात हम कर रहे हैं, है ना। इसके अंदर आर्किमिडीज सिद्धांत तक देख लिया है, नहीं देखा हो तो देख ले सब, ठीक है। आगे देखो साहब, स्टोक्स प्रमेय। स्टोक्स प्रमेय में भी हम श्यान बल की ही बात करेंगे, एक फार्मूला देंगे श्यान बल का। तो वो फार्मूला भी आपके बहुत काम का है, और ये आपने अगर इसको पढ़ने के लिए आप श्यानता वगैरह नहीं पढ़ा है तो श्यानता पहले देख ले हुए फिर इसको देखें, ओके। स्टोक्स ने द्रव में गिरती हुई वस्तु का अध्ययन किया। कैसे किया देखो, जब वस्तु मुक्त रूप से गिरती है ना, किसी कोई भी आप समझ सकते हो, जैसे कोई भी वस्तु हमने ली है, उसके अंदर उसको हम जैसे किसी पानी से भरे गिलास में आप रखते हैं, तो जैसे ही आपने उसको अंदर डाला यानी कि मुक्त रूप से गिराया, तो शांता के कारण एक बल होता है जो इस गति का विरोध करता है, यानी कि तू हमारे घर में कहाँ गया, तू बाहर निकाल, है ना। तो जिसे शान बल कहते हैं, इस बल के प्रभाव के कारण, इस बल के प्रभाव में वस्तु का वेग नियत वेग से गिरती है, इसे सीमांत वेग कहते हैं, है ना। अब ये सब अलग अलग चीज़ों पे निर्भर करेगा, तो वो किस पे निर्भर करेगा वो आगे हम बात करेंगे। पर यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है वो आप समझ गए होंगे, कि जैसे आप किसी भी द्रव से भरे पात्र को, कोई भी द्रव मान लो, है ना, जनरली हम पानी लेते हैं, तो पानी हमने लिया गिलास में, तो उसके अंदर आप जैसे ही कोई वस्तु डालते हैं तो वो एक नियत वेग से नीचे जाती है ना। अब वो वेग क्या होगा, किन किन बातों पे वो निर्भर करेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसे हम सीमांत वेग कहते हैं, जिस नियत वेग से वो वस्तु नीचे जा रही है ना। एवं इस बल को, यानी कि जो बल इसका विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, वस्तु के नीचे गिरने का विरोध कर रहा है ना, तो वह बल क्या कहलाता है, श्यान बल, है ना। और उस श्यान बल का फॉर्मूला इन्होंने दिया है 6π/RV, ठीक है साहब। 6π सबको वैल्यू सबको पता है, ईटा क्या होता है, शांता गुणांक, है ना। शांता की बात की थी तो वहाँ पे शांता गुणांक हमने निकाला था, नहीं देखा हो देख ले। आर, आर क्या है, वो वस्तु की त्रिज्या है ना। तो हमने जनरली यहाँ पे एक जैसे एक गोला लिया है ना, आप ले सकते हो जैसे एक अंटी ली है ना, अंटी से खेले होंगे बचपन में। तो जैसे हमने कोई अंटी ली है ना, लोहे की, जैसे कोई बॉल ली है सपोज, तो वो उसकी त्रिज्या आर है और वी सीमांत वेग है ना। तो उस वी को हम फॉर्मूला भी और निकालेंगे सीमांत वेग का। तो एफ शान बल एफ बराबर क्या आएगा आपका 6π/RV, ओके साहब। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, ध्यान रखें। यहाँ पे 6π/RV, ईटा आपका शांता, आर आपकी वस्तु की त्रिज्या और वी आपका उस वस्तु का वेग, सीमांत वेग, है ना, जिस वेग से वो जाएगी नीचे। क्लियर, आगे बढ़े साहब। देखो, इसे स्टोक्स प्रमेय कहते हैं, यह बल सदैव गति का विरोध करता है ना। शान बल, सीधी सी बात है, हमने पहले भी अभी शान बल का एक फॉर्मूला देख रखा है ना। तो शान बल हमेशा क्या करेगा साहब, किसी न किसी गति का, इसका क्या काम है, इसका विरोध करना, ठीक है। कुछ होते हैं ना लोग जो हर बात में बस क्या करते हैं, विरोध, अच्छा हो तो भी विरोध, बुरा हो तो भी विरोध, है ना। काम ही उनका क्या है, विरोध करना, ठीक है साहब। माना कि गोलाकार वस्तु की त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कितनी है आर और उसका द्रव्यमान कितना है एम, तो जब यह वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो इस पे निम्न बल कार्य करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो वस्तु का भार mg, जो उसको नीचे की ओर काम करेगा, है ना। वह जो बल है वो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। एक है उत्प्लावक बल एम डैश जी, ठीक है। तो उत्प्लावक बल आपने नहीं पढ़ा हो तो वो भी देख लेना, आर्किमिडीज के सिद्धांत में हमने देखा था उत्प्लावक बल क्या होता है, एम डैश यानी कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का द्रव्यमान इंटू जी, यानी कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, है ना। तो वो क्या होगा आपका उत्प्लावक बल। तो वो उत्प्लावक बल क्या काम करेगा, ऊपर की ओर। और शान बल एफ है, वो भी काम कब करेगा, गति के विपरीत, और है ना, उसको आने नहीं देगा, तू निकल यहाँ से, है ना, उसको अंदर से ऐसे धक्का महसूस होगा, है ना। तो जब यह बल संतुलित संतुलन की स्थिति में होंगे तो वस्तु निश्चित वेग से नीचे गिरने लगती है, जिसे सीमांत वेग कहते हैं। अब अतः संतुलन की स्थिति में समीकरण क्या मिलेगा, तो उत्प्लावक बल प्लस श्यान बल इक्वल्स टू वस्तु का भार। तो उत्प्लावक बल क्या होता है, एम डैश जी, है ना। यहाँ पे हमने एम डैश इसलिए लिया है ताकि वस्तु का भार एम है, एम जी लिया है ना, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो गया, एम। तो यहाँ पे उत्प्लावक बल लेते हैं हम एम डैश जी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो उत्प्लावक बल में हम एम डैश जी और वस्तु के भार के लिए एम जी, ओके। तो शान बल बराबर क्या होता है, हमने अभी सूत्र पढ़ा 6π/RV, है ना। क्या होता है 6π, ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, आर वी, ओके साहब।
अब देखो साहब क्या करेंगे इसके अंदर, हमको हमारा उद्देश्य है v निकालना। क्या निकालना, देखो एक समीकरण तो ये काम किया है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीमांत वेग v, है ना, उसका फॉर्मूला, ताकि हम काम पड़ेगा उसका बहुत ज़्यादा आगे, तो उसको हम यूज़ में लेंगे। ठीक है साहब, तो निकालो, करो कोशिश, कैसे करते हैं देखो। क्या किया हमने, 6 पाई ईटा RV बराबर m डैश जी को क्या ले गया मैं इधर, तो प्लस का था इधर आ गया, तो क्या इसका हो गया माइनस का। ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ तक। अब देखो m जी और m डैश जी, इसके अंदर दोनों में जी आपको दिख रहा है, तो जी कॉमन है, हमने क्या ले लिया, जी बाहर ले लिया, और इसको दे दिया समीकरण 1। ओके, अब यहाँ पे m और m डैश की जगह हम क्या करेंगे, द्रव्यमान का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, आयतन इंटू घनत्व, है ना, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। देखो द्रव्यमान की जगह हम रखेंगे आयतन इंटू घनत्व। आयतन क्या होगा, हमने एक गोलाकार वस्तु लिए यहाँ पे, है ना, तो गोलाकार वस्तु के लिए आयतन क्या होगा साहब, 4/3 πr³ फॉर्मूला पढ़ा होगा गणित में, है ना। और घनत्व हम ले रहे हैं m के लिए हम घनत्व का गुणा करेंगे रॉ से, और m डैश के लिए हम घनत्व से गुणा करेंगे किससे, सिग्मा से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉ हो गया वस्तु का द्रव्यमान घनत्व, यानी कि वो जो भी कोई भी गोला वस्तु, जो भी गोलाकार वस्तु ली उसका घनत्व, और जो सिग्मा है वो है आपके द्रव का घनत्व, है ना। तो m की जगह हमने वैल्यू रख दी 4/3 πr³ रॉ, और m डैश की जगह हमने रख दिया 4/3 πr³ सिग्मा। क्लियर, दोनों की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 4/3 πr³ क्या आ रहा है, कॉमन बाहर निकल दिया, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, रॉ माइनस सिग्मा। ओके, अब देखो साहब, अब क्या करते हैं, हमको निकालना है केवल v, है ना, क्या चाहिए, केवल v, तो बाकी सबका क्या कर दो, पक्षांतरण, है ना। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, एक r कट जाएगा, और ये नीचे आके ये भी 2 से कट जाएगा, और 2/9 आ जाएगा। तो आपके v का फॉर्मूला आपको मिलेगा फाइनली, v बराबर 2r² रॉ माइनस सिग्मा इंटू g/9 ईटा। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कैसे आया ये भी ध्यान रखें, और डायरेक्ट भी आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है ना, ताकि हम इसका यूज़ में लेंगे। प्रश्न बहुत सारे हम देखेंगे आगे, प्रश्न देखने के लिए ही हम पहले एक बार पूरी थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं, है ना। इस सूत्र की सहायता से द्रव में गिरती हुई वस्तु का वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके उपयोग कहाँ होते हैं, तो इसका उपयोग जैसे पैराशूट निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने के लिए तेल बूंद प्रयोग में किया था। तो तेल बूंद प्रयोग आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे, नहीं तो आप सर्च मार के भी देख सकते हैं, है ना, कहीं पे भी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऐसा सर्च मार के आप देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा एनिमेशन में प्रैक्टिकल मिल जाएगा। ओके, हाँ, बारिश की बूंदों की पृथ्वी तक सामान्य वेग से गति इसी कारण होती है। हाइड्रोजन का गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर चलता है क्योंकि हाइड्रोजन का घनत्व हवा से कम होता है ना। तो हवा से घनत्व कम होगा, इसका मतलब हवा तो हो गई भारी, और उसके लिए बलून क्या हो गया, हल्का, और कोई भी चीज़ हल्की होगी तो वो क्या आ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, है ना। जैसे पानी के अंदर भी बुलबुला होता है, तो जैसे आप पानी के अंदर बुलबुला छूटेगा तो वो क्या होता है, बुलबुला धीरे 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 ऊपर आ जाता है ना, क्योंकि हवा का वेग तो मतलब घनत्व तो पानी से तो कम होगा, तो जिसका भी घनत्व कम होगा वो क्या होगा, ऊपर उठेगा, है ना, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा यानी वो भारी होगा, इसका मतलब वो नीचे रहेगा। ठीक है साहब, तो पानी में जैसे अगला वही लिखा है, पानी में बनने वाले बुलबुले इसी सिद्धांत से क्या होते हैं, ऊपर की दिशा में आ जाते हैं, है ना। सातत्य समीकरण, देखो साहब इसके अंदर क्या निकाल रहे हैं हम, यदि किसी असमान चौड़ाई की नली में आदर्श तरल बह रहा है, देखो पहली बात तो आदर्श तरल मिलेगा नहीं कहीं पर, मान लेते हैं हम, हमेशा साइंस में मान के ही कई चीज़ें निकाली जाती हैं, है ना। तो मान लिया कि आदर्श तरल बह रहा है, जिसे क्या किया हमने, एक सिरे से जितना आयतन प्रविष्ट होता है दूसरे सिरे से उतना ही आयतन आगे बढ़ता है, इसे प्रवाह की सततता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब, जितना आयतन इधर एंटर हुआ पानी का या जो भी आपने लिक्विड लिया है उसका, है ना, उतना ही आयतन उतने ही टाइम में क्या निकलेगा यहाँ पे बाहर, है ना। तो ये बात वही हो रही है कि एक सिरे से जितना आयतन प्रविष्ट हुआ दूसरे सिरे से उतना ही आगे आयतन निकला, है ना। तो इसे हम प्रवाह की सततता कहते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, देखो
प्रवाह की सततता को हम निम्न समीकरण से व्यक्त करेंगे, A1V1 बराबर A2V2 बराबर डेल V, यानी कि A1 A2 क्या है, अनुप्रस्थ काट है ना, एक इधर एक साइड का अनुप्रस्थ काट, एक दूसरे साइड का अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट में हमने जितना भी पानी एंटर हुआ उसका आयतन का गुणा कर दिया है ना, तो A1V1 बराबर A2V2 किसके बराबर होगा, वो डेल V के। ये डेल V क्या है, प्रति सेकंड बहने वाले तरल का आयतन। इसका उपयोग हम अब आगे लेने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे हमने क्या किया। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। बहते हुए द्रव की ऊर्जाओं से क्या लेना देना है, देखो यदि घनत्व का द्रव बह रहा है तो बहते हुए तरल की 3 निम्न ऊर्जाएं होती हैं। गतिज ऊर्जा ½ mv², सभी को पता होगी है ना। स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh और दाब ऊर्जा P, ठीक है। द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है। अब यदि एकांक आयतन के लिए बात हो तो द्रव्यमान बराबर घनत्व हो जाएगा, यानी कि m बराबर रो। तो उपरोक्त समीकरण के लिए देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर बात एकांक आयतन के लिए हो, है ना, बात किसके लिए हो, एकांक आयतन के लिए हो, तो इन सभी समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान की जगह घनत्व रख सकते हैं। कहने का मतलब जहाँ जहाँ भी m है वहाँ क्या रख सकते हैं, रो, है ना। कैसे आया, बराबर आयतन इंटू घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व के फॉर्मूले से, है ना। जहाँ पे आयतन आपका एकांक आयतन लिया है तो उसके लिए m बराबर रो आएगा, तो हमने m की जगह रो रख दिया। तो क्या आ गया गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, 1/2 ρv², है ना। स्थितिज ऊर्जा आ गई आपकी ρgh और दाब ऊर्जा तो P का P ही है, ठीक है। अब देखो साहब, ये हमने क्यों किया था, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है बर्नौली का नियम और बर्नौली समीकरण, ठीक है। पहले हमने डायरेक्ट बता दी है, आगे कैसे निकाली है वो भी हमने निकाला है, तो धैर्य से देखें, ये समीकरण बड़ी काम में आने वाली है ना। इस पर कई क्वेश्चन होंगे, तो आपको अभी ध्यान से देखें ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको समझ में आए बात, ओके। बर्नौली के अनुसार बहते हुए आदर्श तरल की कुल ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, यानी कि जो तीनों ऊर्जाओं की बात हमने अभी की, उन तीनों ऊर्जाओं का योग हमेशा क्या होगा, नियत रहेगा। ये क्या कहा बर्नौली ने, ये आपका बर्नौली का नियम है और बर्नौली समीकरण है। बर्नौली के अनुसार क्या है, आदर्श तरल के लिए कुल ऊर्जाओं का योग यानी तीनों का योग सदैव नियत रहेगा। एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा व दाब ऊर्जा, इन तीनों का योग आपका नियत रहेगा, जिसे हमने ये दर्शाया है, तीनों का टोटल कर दिया जो कोई स्थिरांक के बराबर होगा, यानी कि नियत होगा, है ना। वह द्रव जिसकी श्यानता 0 हो आदर्श द्रव कहलाता है, जो केवल एक कल्पना है। मैंने कहा ना, आदर्श द्रव मिलना तो मुश्किल है मिलना नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम कई चीज़ें मान के ही चलते हैं, है ना। तो देखो साहब, चित्र में हमने एक असमान मोटाई की नली ली है, ठीक है। सीधे सीधे दिख रहा है आपको कि एक तरफ मोटाई बहुत ज़्यादा है और एक तरफ मोटाई बहुत कम है, ओके। यानी कि एक तरफ का अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है, एक तरफ का कम है, ओके। जिसमें आदर्श तरल बह रहा है ना, जिसका घनत्व रो होता है, मान लिया है रो है, और एक सिरे पर इसका दाब P1, वेग V1 और अनुप्रस्थ काट A1 है और ऊंचाई H1 है, और अगले ही दूसरे सिरे पर Y सिरे पर P2, V2, A2 और H2 है, ओके साहब। एक सर हमने सब 1 1 वाले लिए, दूसरी तरफ सारे 2 2, ओके साहब। कोई दिक्कत किसी को, अनुप्रस्थ काट A होता है, वेग V होता है ना, और दाब P होता है, ऊंचाई H होती है, सबको क्लियर है इतना तो, ओके। जब x सिरे पर बल F1 है तो इसे निम्न सूत्र से x सिरे के लिए हमने क्या किया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना, सभी को पता है फॉर्मूला, F बराबर P बराबर F/A, तो F बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू A, है ना। तो इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। नहीं पढ़ा हो तो ये बल, कार्य, गतिज ऊर्जा सब हमने पढ़ रखा है, पढ़ ले, है ना। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो 1 सेकंड में द्रव का विस्थापन वेग के समान होगा, अतः विस्थापन की जगह वेग लिखने पर कार्य बराबर बल इंटू वेग लिख सकते हैं। तो एक सिरे के लिए क्या आ जाएगा, कार्य बराबर बल इंटू वेग। तो बल क्या है, F, और F की वैल्यू हमने क्या निकाली, PA, है ना। 1 के लिए 1 1 लिख देंगे, तो W1 के लिए P1 A1 और वेग V1, ओके साहब। तो x सिरे के लिए W1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 A1 P1। कैसे आई, समझ में आया।
कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन था। बल क्या है एफ, एफ को जगह हम क्या लिख सकते हैं पी ए लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमने लिख दिया। ओके साहब, और वेग v1 आ गया। क्लियर, तो W1 का आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखो साहब वैसे वैसे आप दूसरे सिरे पे निकालोगे तो W2 का फॉर्मूला आ जाएगा P2A2V2। ओके, इस प्रक्रिया में तरल के प्रवाह के लिए किया गया परिणामी कार्य निम्न प्राप्त होगा। परिणामी कार्य क्या होगा, तो घटा दो, तो W बराबर W1 माइनस W2, तो हमने W1 और W2 की वैल्यू रख दी, इससे आपका W आएगा। ओके, अब अगर सातत्य समीकरण की बात करें, है ना, कि हमने क्या बात की थी, A1 V1 और A2V2 बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, डेल V के। ठीक है, तो A1 V1 की जगह भी डेल V रख दो और A2V2 की जगह भी डेल V रख दो, तो रख दिया हमने। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल गई ये, है ना। अब दोनों में डेल V कॉमन है तो हमने बाहर निकाल दिया और ये आ गया इक्वेशन W बराबर P1 माइनस P2 इंटू डेल V। ठीक है साहब, अब देखो आगे क्या होगा। हमारा उद्देश्य क्या है मैं बता दूं एक बार वापस आपको। उद्देश्य हमारा ये है, ये क्या है, ये है ना, बर्नौली समीकरण को लाना, है ना। तो बर्नौली समीकरण कैसे आई हम ला रहे हैं, देखो साहब आ जाएगी, एकदम इजी है, एक बार देख लो कैसे आई तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। हाँ, तो कहाँ थे हम, यहाँ W का फॉर्मूला हमारा आ गया था। ओके, अब देखो y सिरे पर अनुप्रस्थ काट कम है जिसके कारण वेग का मान बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ना। अब आपको इतना नॉलेज होगा, जैसे आपने कोई मोटर, एक मोटर लेना आप, है ना, पानी वाली मोटर लगाई आपने, है ना, और वहाँ से पानी निकल रहा है, तो एक आपने उसी के सिरे पर एक मोटा पाइप लगाया, है ना, मोटर वही है ना, ताकत उतनी है मोटर की, तो उस पर आपने एक मोटा पाइप लगाया है, तो पानी कितना फ्लो, कितना दूर तक गिरता है वो देखना आप, है ना, उसका वेग कितना है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और एक उसी की जगह आप एकदम पतली नली लगाना, है ना, तो कितने प्रेशर से पानी निकलेगा आपको पता चलेगा, है ना। यानी कि आपने देखा होगा जैसे सर्विसिंग वगैरह करवाई होगी गाड़ियों की, तो वो कितना एकदम पतला पाइप यूज़ करते हैं, है ना, ताकि एकदम प्रेशराइज्ड पानी निकले, है ना। इतना प्रेशर से पानी निकलेगा उससे, यानी कि उतना वेग उतना ज़्यादा होगा उस पानी का कि आपका गाड़ी एकदम क्या होगी, जितनी भी धूल कण जितना भी चिपका हुआ होगा सब निकल जाएगा और गाड़ी एकदम चमचमाक चमक जाएगी, है ना। तो बस वही बात हो रही है कि वाई सिरे पर अनुप्रस्थ काट कम है जिस कारण उसका वेग का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, देखो साहब K बराबर K2 माइनस K1, है ना। K2 माइनस K1 क्यों क्या है, क्योंकि सेकंड वाले की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी वन वाले से, है ना। तो हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ m कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल दिया। अब क्या करेंगे, K बराबर 1/2 डेल वी रो V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमने क्या किया यहाँ पे, m की जगह हमने रख दिया डेल वी रो। कैसे लिख दिया वो देखो यहाँ पे लिख रखा है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, आयतन यहाँ पे डेल वी और घनत्व रो। ओके साहब, अब x सिरे से y की ऊंचाई अधिक है ना, या एक सिरे से y की ऊंचाई अधिक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है ना, ये h1 है, ये h2 है, तो h2 की हाइट ज़्यादा है, तो x सिरे की y की ऊंचाई अधिक है, अतः स्थिति ऊर्जा में वृद्धि निम्न प्रकार प्राप्त होगी, u बराबर U2 माइनस U1। U2 की जगह वैल्यू रख दी, U1 की जगह वैल्यू रख दी, mgh फॉर्मूला होता है सभी को पता है ना, mg कॉमन आ गया, अंदर आ गया h2 माइनस h1, और mg की जगह वापस हमने क्या कर दिया, m की जगह रख दिया डेल v इंटू रो। ओके, तो किसी तरल के प्रवाह में किया गया कार्य बढ़ी हुई ऊर्जा के समान होगा, अतः कार्य बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, है ना। कार्य का फॉर्मूला जनरली आप पढ़ते हुए आए होंगे, देखा होगा आपने, क्या करते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, है ना। तो कार्य में कार्य बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कर दिया हमने योग दोनों का। तो W बराबर जो हमने निकाला था यहाँ पे, ये फॉर्मूला ये जो हमने निकाला था W का, ये है ना, सभी की वैल्यू रख देंगे अभी कुल मिला के। W की वैल्यू रख दो, ये हमने W की वैल्यू रख दी, है ना। K की वैल्यू हमने निकाली ये रही, और U की वैल्यू हमने निकाली ये रही, सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब क्या करोगे साहब, कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर आपको ये देखना है कि देखो एक तो डेल वी सब में कॉमन आ रहा था, है ना, ये डेल वी और डेल वी, तो ये तो कट गया, सब में कॉमन आ रहा था। ओके साहब, और यहाँ पे हमने क्या किया, इनका कोष्टक वापस अंदर खोल दिया, है ना। अब क्या करोगे, कोष्टक हमने खोल दिया, ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी 1 1 वाले थे ना,
रो वी स्क्वायर, ये जो भी वन वन वाले हैं, ये भी V1 H1, यानी कि जितने भी वन वाले हैं वो आपको सब एक तरफ ले लेने हैं, और जितने भी टू वाले हैं वो सारे दूसरी तरफ ले लेने हैं। तो देखो हमने क्या किया, वन वाले सारे एक तरफ और टू वाले सारे एक तरफ। क्लियर। इससे ये पता चलता है कि आपने जितनी भी ऊर्जाओं का योग पहले था उतना ही उतना आपको बाद में भी मिला, है ना। सारा आपका जो वन वाला था वो एक तरफ आ गया और दो वाला सारा एक तरफ आ गया, और दोनों का योग जो है जो पहले था वही का वही बाद में भी आ रहा है, यानी दोनों समान आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि आपकी जो तीनों ऊर्जाओं का जो योग होगा वो आपका हमेशा नियत होगा, कुछ ना कुछ स्थिरांक होगा, है ना। यही आपका बर्नौली का नियम है, यही आपके बर्नौली की समीकरण है कि P बराबर हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ओके, क्लियर। आई होप समझ में आ गई होगी कि बर्नौली समीकरण कैसे आई। नहीं आई हो तो वापस रिवर्स मार के देख लेना, है ना। और आपको कोई दिक्कत नहीं है, कभी फॉर्मूला आपको मेन है यहाँ पे, फॉर्मूला आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी केवल इसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो उसमें आपको इनका काम लेना है। तो कैसे आया वो हमारा देखना एक बार कर्तव्य बनता है ना, ताकि आपको वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि यार ये समीकरण कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। ओके, अब आते हैं बर्नौली नियम के कुछ अनुप्रयोगों पे, है ना, कि एक्चुअल जीवन में हम ये सब नियम या ये जो फॉर्मूले हैं वो किन किन कंडीशन में कहाँ पर लगाते हैं। तो कुछ लगाते हैं, जिसको पहला देखो, एरोफॉल की आकृति, यानी कि हवाई जहाज़ के पंख पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हवाई जहाज़ रनवे पर गति करता है तो पंख के ऊपर के हवा का वेग बढ़ जाता है ना। अब जैसे ही गति करेगा तो यहाँ पे हवा क्या होगी, स्पीड से बहेगी, है ना। यहाँ पे हवा का वेग बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जबकि पंखे के नीचे की हवा का वेग तो कम रहेगा, है ना। नीचे की हवा का वेग कम रहेगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, इसके कारण पंखे के नीचे का दाब अधिक होगा, है ना, प्रेशर अधिक लगेगा। तो पंखे के नीचे का दाब अधिक होता है और हवाई जहाज उड़ने लगता है ना। नीचे वेग कम है, ओके साहब, और दबाव अधिक है, तो वो क्या करेगा, ऊपर उसको धक्का देगा, है ना। सीधी सी बात है, ऊपर प्रेशर लगेगा उस पर, तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे फिर ऊपर उठने लगेगा, है ना। इसलिए रनवे पे पहले प्लेन थोड़ा थोड़ा भागता है भागता है भागता है भागता है, फिर ऊपर उड़ता है ना, धीरे धीरे टेक ऑफ करता है। ऐसा नहीं है कि सब बटन दबाया और सीधा आसमान में, है ना। गतिशील ट्रेन के निकट स्थित जानवर की दुर्घटना, यानी कि जब कोई जानवर या व्यक्ति तेज गतिशील ट्रेन के एकदम निकट आके खड़ा हो जाए ना, जैसे आप इसलिए बोलते हैं कि ट्रैक से थोड़ा दूर खड़ा रहना चाहिए, है ना। एकदम ट्रेन जा रही है और आप एकदम प्लेटफॉर्म के एकदम जस्ट ट्रेन के पास में खड़े हो जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे होगी, देखो कि जब कोई जानवर या व्यक्ति तेज गतिशील ट्रेन के निकट खड़ा हो जाता है तो उनके बीच में बहने वाली हवा का वेग बढ़ जाता है। और जैसे ही आप हमेशा ध्यान रखना, हवा का वेग बढ़ा इसका मतलब दाब वहाँ पे कम होगा, और बाहर का जो पीछे जो आपके पीछे जो हवा है वो तो स्थिर है ना, तो उसका वेग तो कम है, इसका मतलब पीछे का प्रेशर बढ़ जाएगा और आपके और ट्रेन के बीच में प्रेशर कम है, इसलिए आप सीधा, आपको ऐसा बाहर से ऐसा किसी ने धक्का दिया हो ऐसा आपको महसूस होगा। धक्का दिया किसी ने नहीं है, वो हवा का ही धक्का है ना। तो जो बाहर का दाब है वो अधिक होगा, जिसके कारण आप सीधा धक्का ऐसा महसूस करोगे, और ट्रेन से थोड़ी सी दूरी पे होगे तो भी क्या होगा, खींच लेगी ट्रेन। कहने का मतलब खींच लेती है ट्रेन का मतलब क्या होता है, वो खींचती नहीं है ट्रेन आपके और ट्रेन के बीच में। ये जैसे ये जानवर है और ये ट्रेन है ना, इसके बीच में डिस्टेंस कम है ना। तो बाहर का जो यहाँ का जो वेग कम है तो उसका क्या होगा, दाब अधिक होगा, यहाँ पे दाब कम हो जाएगा, तो आपको ऐसा धक्का सा महसूस होगा और ट्रेन के चपेटे में आ जाओगे भाई साहब, है ना। तो दुर्घटना हो जाती है। इसलिए जब भी ट्रेन आ रही हो, स्पीड से आ रही हो, तो थोड़ा प्लेटफॉर्म से ट्रेन से दूरी बना के रखना ज़रूरी होता है। ओके, गेंद का स्पिन करना, इसको अलग से एक नाम भी दिया गया है, मैग्नस प्रभाव। क्या होता है, जब घूर्णन करती 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 हुई गेंद हवा में फेंकी जाती है तो गेंद के ऊपर और नीचे परस्पर हवा बहने लगती है, जिसके कारण गेंद पर बल आघूर्ण बढ़ जाता है और गेंद की खाली जगह भरने के लिए हवा पीछे की ओर बढ़ती है, जिससे गेंद ऊपर व नीचे का जो वायुदाब में अंतर उत्पन्न होता है, जिस कारण गेंद वक्राकार पथ पर चलती है। इसे ही हम मैग्नस प्रभाव कहते हैं।
है ना। इसका आप एनिमेशन सर्च मारोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, एनिमेशन से ये बात ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, है ना। तो आप सर्च मार के देख सकते हो, हाउ द बॉल स्पिन्स, है ना, मैग्नेस प्रभाव एनिमेशन, ऐसा कुछ सर्च मार के आप ज़रूर देख सकते हैं। तो उससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तथ्य यहाँ पे आपका वही है ना, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको ये बताना है किस सिद्धांत पर। आपको बर्नौली के नियम के सिद्धांत पर काम करेगा, है ना, जिसको हम अलग से क्या कहते हैं, मैग्नस प्रभाव। ठीक है साहब, जहाँ पे वही बात कि वेग जहाँ पे अधिक होगा, है ना, वहाँ पे आपका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ पे वेग कम होगा उस वहाँ पे उसका दाब अधिक होगा। ओके, यही बात समझ में आएगी। ठीक है साहब, आगे हम गणित्र वगैरह और एक छोटा सा थोड़ा बहुत दो चार एक दो टॉपिक और रह गए हैं मेन तो वो हम आगे और देखेंगे, अभी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है साहब, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।